Hello students, welcome to Rikshan Surutech. I am assisting your science teacher and we are going to study about the second part of your earth science chapter which name is reaching the age of adolescence. प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपका जो चैप्टर अभी चल रहा है, जो 8वां चैप्टर अभी साइंस का आपका चल रहा है जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, इसके सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग आ चुके हैं। आज हम लोग इसके सेकंड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो फर्स्ट पार्ट जो था हमारा, इसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़े थे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत किए थे ग्रोथ क्या होता है, इस ग्रोथ के इंट्रोडक्शन से कि ग्रोथ हमारा क्या होता है। इस ग्रोथ को पढ़ने के बाद हम लोग बात किए थे अपने ग्रोथ स्टेज के बारे में कि हमारे एक बेबी के अंदर या एक बच्चे के अंदर, एक बच्ची के अंदर ग्रोथ स्टेज जो है कितने तरीके का होता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग जाने थे इन्फेंसी के बारे में, ठीक है। उसके बाद जाने थे हम लोग चाइल्डहुड के बारे में। चाइल्डहुड के बाद हम लोग बात किए थे एडोलेसेंस के बारे में। एडोलेसेंस के बाद हुआ था एडल्टहुड, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्यूबर्टी को कि प्यूबर्टी क्या होता है। प्यूबर्टी को पढ़ने के बाद आपके चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के दौरान, ठीक है। जो चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के दौरान उसके बारे में हम लोग बात किए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात किए प्यूबर्टी के दौरान चेंजेस जो उसके बारे में तो बात कर लिए। तो उसके बाद हम लोग बात किए अपने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को तो हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़े अपने ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो हमारे बॉडी में जो भी चेंजेस होता है, जो भी बदलाव होता है, वो खास प्रकार के हार्मोन्स के द्वारा होता है और ये हार्मोन्स जो होते हैं ये ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं। तो जो हमारे सारे ग्लैंड्स का जो सिस्टम होता है जिसको हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। ये एंडोक्राइन जो सिस्टम होते हैं इसमें बहुत सारे आपके ग्लैंड्स होते हैं। अब इस ग्लैंड्स में हम लोग जो फर्स्ट पार्ट में जिस ग्लैंड्स के बारे में पढ़े थे उसमें हम लोग बात किए थे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में और भी कुछ ग्लैंड्स के बारे में बात किए थे। अब हम लोग अपने पार्ट 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और पार्ट 2 में हम लोग अपने पिट्यूटरी ग्लैंड और जो भी ग्लैंड पढ़े थे उसके आगे के ग्लैंड्स को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं किसको, पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज ये आप लोग पढ़े होंगे किसमें, आप लोग जो क्लास 7 में जो आप पढ़े होंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में जो आप लोग बात किए होंगे डाइजेशन के बारे में। तो डाइजेशन में आप लोग इस पैनक्रियाज के बारे में पढ़े होंगे कि डाइजेशन में जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आता है तो उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियाज से क्या होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस आते हैं और ये पैनक्रियाटिक जूस क्या करते हैं, आके हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो ये पैनक्रियाज जो है ये आपका एक ग्लैंड है, ठीक है, जो हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं। तो पैनक्रियाज लोकेटेड कहाँ होता है, तो पैनक्रियाज जो होता है ये जस्ट हमारे स्टमक के नीचे जो है ये लोकेटेड होता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। पैनक्रियाज आपका दोनों तरीके का होता है, ये एक्सोक्राइन होता है और इंडोक्राइन होता है, यानी पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन रीजन भी होता है और इंडोक्राइन रीजन भी होता है, ठीक है। अब देखिए पैनक्रियाज का काम क्या है कि पैनक्रियाज जो होते हैं इंसुलिन को सेक्रेट करता है। इंसुलिन हार्मोन अभी आपको बताए थे। तो पैनक्रियाज किसको सेक्रेट करता है, तो इंसुलिन हार्मोन को क्या करता है, सेक्रेट करता है और भी कुछ हार्मोन को सेक्रेट करता है, ठीक है। अब देखिए जो इंसुलिन हार्मोन का जो फंक्शन है ये क्या करता है, इंसुलिन आपके बॉडी के शुगर को क्या करता है, शुगर मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, आपके बॉडी के शुगर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी कि जब पैनक्रियाज आपका इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में सफिशिएंट नहीं होता है उस वक्त आपके बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल होता है वो आपका क्या होता है, बढ़ जाता है और ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है यानी आपका बॉडी जो है वो डायबिटीज मेलिटस यानी कि डायबिटीज बीमारी से ग्रसित हो जाता है, ठीक है। तो आपके बॉडी में डायबिटीज ना हो, आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल ना बढ़े, आपके बॉडी में शुगर लेवल ना बढ़े, इसके लिए आपके बॉडी में जो ग्लैंड है पैनक्रियाज, इस पैनक्रियाज को अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा और इसको इंसुलिन नाम के हार्मोन्स को क्या करना होगा, सिक्रेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में। तो एड्रिनल ग्लैंड्स जो होते हैं ये आपके जस्ट किडनी के ऊपर क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स जो होते हैं ये किसको प्रोड्यूस करते हैं, ये एड्रिनलिन नाम के हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ ये हार्मोन क्या करता है, तो ये हार्मोन जब कोई इंसान प्रेशर में आता है, जब तनाव में आता है उस वक्त ये हार्मोन आपके सिक्रेट होते हैं, ठीक है। और ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं और सिक्रेट होने के क्या करते हैं कि ये ब्लड के फ्लो को इंक्रीज कर देते हैं और तनाव से बचने के लिए हमारा ब्लड का फ्लो जो है हमारे ब्रेन तक इंक्रीज करता है और उस तनाव से हम बाहर आ पाते हैं, अपने आप को कंफर्टेबल फील कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
ओवरीज एंड टेस्टिस। ये ओवरीज और टेस्टिस जो होते हैं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से जाने जाते हैं। जो ओवरी होता है ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और टेस्टिस जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो जो मेल सेक्स सेल होता है यानी कि जो मेल गैमेट होता है जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं ये टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। वहीं पे जो फीमेल सेक्स सेल होता है यानी जिसको हम लोग फीमेल गैमेट कहते हैं जिसको यानी कि ओवम या एग ये ओवरीज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये बोथ आपके इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। ये जो आपके ओवरीज या टेस्टिस जो होते हैं ये इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। ठीक है, टेस्टिस प्रोड्यूस करता है हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन और ये टेस्टोस्टेरोन क्या किया था तो ये स्पर्म के प्रोडक्शन को प्रमोट किया था। साथ ही साथ हमारे प्यूबर्टी के दौरान एक मेल के अंदर एक बॉय के अंदर कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ रहे थे या कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखने को मिल रहे थे तो उन सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को यही डेवलप कर रहा था, यही ग्रो करा रहा था कौन टेस्टोस्टेरोन। वहीं पे एक लड़की के अंदर जो ये लड़की का जो ओवरी होता है उस ओवरी के द्वारा एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन को सेक्रेट किया जाता है और ये जो एस्ट्रोजन है ये क्या करता है तो हमारे जो लड़की का ओवरी होता है उस ओवरी से जो ओवम प्रोड्यूस किया जाता है, ओवम को आपका प्रोड्यूस कराया जाता है तो ओवम के प्रोडक्शन यानी एग के प्रोडक्शन में क्या करता है वो प्रोमोट करता है। ठीक है, कौन प्रोमोट करता है तो उसी ओवरी के द्वारा जो एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन को सेक्रेट कराया जाता है वो एस्ट्रोजन क्या करता है उस ओवरी से जो एग और ओवम निकलता है उसको क्या करता है प्रोमोट करता है। साथ ही साथ एक लड़की के जब प्यूबर्टी का एज चलता है तो एक लड़की के प्यूबर्टी के एज के दौरान जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उसके अंदर दिखते हैं वो सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इसी एस्ट्रोजन के द्वारा क्या होता है कंट्रोल किया जाता है, इसी एस्ट्रोजन के द्वारा क्या किया जाता है डेवलप किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि कुछ इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स के बारे में कि इनके साथ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो इंसेक्ट्स होते हैं या जो फ्रॉग्स होते हैं या जो बटरफ्लाईज होते हैं इनके अंदर इनका जो तरीका है रिप्रोडक्शन का, सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन का जो तरीका है वो आपका विविपेरस का नहीं होता है, ये ओविपेरस का होता है। ये क्या करते हैं अंडा देके और अपने रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। जब ये अंडा देते हैं और जब इनका अंडे के अंदर में जब मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है तो इनका अंडा फूटता है। जब इनका अंडा फूटता है तो उसमें से लार्वा कैटरपिलर निकलते हैं या टैडपोल निकलते हैं जो बिल्कुल बहुत ही अलग दिखते हैं, बहुत ही डिफरेंट दिखते हैं। किससे तो अपने ओरिजिनल पेरेंट से, जो उनका ओरिजिनल पेरेंट है जो उनके एडल्ट हैं उनसे बहुत डिफरेंट दिखते हैं। तो वो जो आपके टैडपोल है वो जो आपके कैटरपिलर है लार्वा है उनको ओरिजिनल बनने में एडल्ट बनने में बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस को करना पड़ता है। तो ड्रास्टिक चेंजेस से जो गुजरते हैं बहुत सारे चेंजेस से गुजरते हैं जिस चेंजेस को करने के बाद वो आपके कैटरपिलर लार्वा या टैडपोल से एक एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि यहाँ पे एक एडल्ट फ्रॉग है, ये एडल्ट फ्रॉग क्या किया एग दिया, यहाँ पे एक बहुत ज्यादा मात्रा में एग दिया। अब इस एग जब ये एग आपका क्या है जब एग क्या करेगा आपका बर्स्ट करेगा तो उस एग में से ये टैडपोल निकलेंगे। देखिए ये टैडपोल किस प्रकार से हैं। इस टैडपोल के पास तो टेल भी है, इस टैडपोल के पास क्या है टेल भी है। ठीक है, अब ये टैडपोल क्या करेगा अपने आप को इंप्रूव करेगा। ये आपका टैडपोल दो प्रकार के होते हैं। एक जो आपका तुरंत अभी अभी टैडपोल बना है यानी जो अंडे से निकला है उसको हम लोग बोलेंगे अर्ली टैडपोल। ठीक है, और वही टैडपोल जब ग्रो करेगा यानी जब उसके पास पैर निकल जाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे लेट टैडपोल। क्या बोलेंगे लेट टैडपोल। अब ये टैडपोल क्या करेगा यंग फ्रॉग बनेगा। ये फ्रॉग आपका यंग है इसलिए क्योंकि इसके पास अभी भी टेल है। जब ये पूरी तरीके से टेल गायब हो जाएगा तब जाके ये एडल्ट फ्रॉग बनेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं ये आपका अंडे से निकला हुआ ये टैडपोल है और ये आपका एडल्ट फ्रॉग है। ये बिल्कुल देखने में कितने आपके डिफरेंट लग रहे हैं। तो ये जो आपका टैडपोल है बहुत बार चेंज किया अपने आप को, पहले अर्ली टैडपोल फिर आपका लेट टैडपोल फिर यंग फ्रॉग तब जाके आपका एडल्ट फ्रॉग बना है। तो इतना सारा चेंजेस होने के बाद जाके ये फ्रॉग जो है ये अपने यानी कि ये जो फ्रॉग के बच्चा जो है ये एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हुआ है। इसी को हम क्या कहते हैं मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। ठीक है, अब ये जो फ्रॉग के अंदर या जो कैटरपिलर आपके अंदर ये जो फ्रॉग के अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है ये थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि फ्रॉग के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा क्या किया जाता है कंट्रोल किया जाता है। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो होते हैं वो थायराइड ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। किस ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड के द्वारा
प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, एक टैडपोल जो है ये आपका एडल्ट नहीं बन सकता है, कब? अगर ये इनके बॉडी के अंदर क्या हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाए। क्या हो जाए? ए टैडपोल कैन नॉट बिकम एन एडल्ट इफ देयर इज डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। इनके बॉडी के अंदर अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो ये आपका टैडपोल जो है वो एडल्ट नहीं बन सकता। अच्छा, आयोडीन की कमी होने से एक टैडपोल जो है वो एडल्ट नहीं बन सकता, ऐसा क्यों? क्योंकि आयोडीन की कमी हो जाएगा तो फिर उस टैडपोल के बॉडी के अंदर जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन नहीं हो पाएगा, थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे जिससे वो थायरॉक्सिन हार्मोन को सेक्रेट करें। और थायरॉक्सिन हार्मोन अगर सेक्रेट नहीं हो पाएगा तो फिर इस आपके टैडपोल को फ्रॉग बनाने में, यानी जो ये कंटिन्यू ड्रास्टिक चेंजेस हो रहा है, जिस ड्रास्टिक चेंजेस से ये टैडपोल जो है वो फ्रॉग में चेंज हो रहा, बदल रहा है, ये इसी थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा रेगुलेट किया जाता था। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का एब्सेंस का मतलब कि हमारे टैडपोल में चेंजेस ना आना। ठीक है, अब देखिए जो फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं जिसको ओवम या एग्स कहते हैं, ये कहाँ होते हैं? वाटर में, और वहीं पे ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। वहीं पे ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। चलिए हम बात करेंगे अपने रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस में। ह्यूमंस का जो जीवन है, इस जीवन में इनका रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए अगर हम मेल का बात करें तो जो मेल का बात करें तो मेल में जो रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को करने की ड्यूरेशन, कि कितना ज्यादा दिन तक एक लड़का या एक मर्द या एक औरत जो है वो अपने अंदर ये क्षमता रखते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को करने का। ठीक है, कितना ज्यादा दिन तक एक मर्द रखता है, कितना ज्यादा दिन तक एक औरत रखते हैं। तो रिप्रोडक्टिव फेज की बात करें तो रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो आपका फीमेल से बहुत ज्यादा देर, जब बहुत ज्यादा दिन तक आपका मेल के अंदर होता है। फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज आपका शुरुआत तो पहले होता है और खत्म भी बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन मेल में जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो बहुत ज्यादा दिन तक आपका चलता है। ठीक है, इट बिगिंस एट प्यूबर्टी, लास्ट टिल द पर्सन इज हेल्दी। ठीक है, द रिप्रोडक्टिव पीरियड इन फीमेल बिगिंस एट 10 to 12 years and last till the age of about 45 to 50 years। यानी कि अगर मेल का बात करें तो मेल में जो ये रिप्रोडक्टिव फेज है वो प्यूबर्टी के दौरान चालू होता है, और जब तक वो मर्द आपका स्वस्थ है, जब तक वो आपका मेल स्वस्थ है, हेल्दी है, तब तक वो आपका रिप्रोडक्टिव फेज चलेगा। रिप्रोडक्टिव फेज जो है समझिए कि वो जब तक स्वस्थ है तब तक चलेगा, वो खत्म नहीं होता है। लेकिन फीमेल की हम बात करें तो फीमेल में भी आपका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट तो हो जाता है प्यूबर्टी के दौरान, लेकिन ये 45 से 50 साल होते होते ये रिप्रोडक्टिव फेज जो है, यानी रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी जो है, क्षमता जो है, ये फीमेल क्या करती है? खो देते हैं, यानी फीमेल क्या करते हैं? इसको लूज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए one of the ovaries releases one ovum once in about 28 to 30 days. The process by which a mature ovum is released from the ovary is called ovulation. During this period, the uterus prepares itself to receive and nourish the embryo. The wall of the uterus becomes thick with the increased supply of blood. When fertilized egg reaches, it gets implanted in uterus and start developing. This results in pregnancy. यानी देखिए जब भी आपका अब ये रिप्रोडक्शन फेज में होता क्या है, तो अभी आपको बताया थे रिप्रोडक्शन में बताया थे कि जो फीमेल के ओवरीज होते हैं, फीमेल के जो ओवरीज होते हैं वो हर एक समझिए तो 4 वीक्स यानी 28 to 30 डेज पे वो एक एक ओवम को या एक को क्या करते हैं? सेक्रेट करते हैं। तो ये ओवरीज जब एक एक ओवम या एक को सेक्रेट करते हैं तो ये आपका यूटेरस जो है, उस यूटेरस को ऐसा मैसेज आता है कि हाँ ये ओवम या ओवम जो है वो सेक्रेट हुआ है। तो यूटेरस जो है वो क्या करता है? एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए, एम्ब्रियो हमारे अंदर क्या करेगा? ग्रो करेगा, अपने आप को प्रिपेयर करता है। यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर करता है। कैसे प्रिपेयर करता है? तो यूटेरस के जो वॉल होते हैं ये क्या होते हैं? मोटे हो जाते हैं। साथ ही साथ ये आपके ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर देता है। ब्लड सप्लाई को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है, अपने वॉल को क्या कर देता है? मोटा कर देता है। अब जब आपका फर्टिलाइज्ड एग का मतलब कि जब आपका स्पर्म जाके इस ओवम से आपका फर्टिलाइज हो जाता है, कहाँ पे? ओविडक्ट में, यानी जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो जाइगोट जो है वो फिर आपका एम्ब्रियो बन के और कहाँ आता है? इस यूटेरस में आता है। तब तक ये यूटेरस अपने आप को पूरी तरीके से उस एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए तैयार कर लिया, यानी कि अपने आप अपने वॉल्स को मोटा कर लिया है, अपने अंदर वो ब्लड
ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर दिया है, तो ये एम्ब्रियो जब आपका आता है इस यूटेरस में, तो ये यूटेरस में आने के बाद क्या करता है, यूटेरस के वॉल में इम्बेड कर जाता है और वहीं पे जो आपका एम्ब्रियो है वो डेवलप होना स्टार्ट कर देता है और 9 महीने तक ये एम्ब्रियो अपने आप को डेवलप करके एक बेबी में कन्वर्ट करेगा और इसी स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी स्टेज को प्रेगनेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी कहते हैं। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद से लेके और जब तक एक बच्चा जन्म नहीं ले रहा है, जब तक बेबी का जन्म नहीं हो रहा है, तब तक के बीच के स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेंस्ट्रुएशन एंड मेनोपॉज क्या होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन एंड मेनोपॉज क्या होता है। तो देखिए फर्टिलाइजेशन के दौरान, ठीक है, जब आपका इनकेस ऑफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट ऑकर, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एक जो होते हैं ये एक तो आएंगे निकलेंगे, ठीक है, एक हर एक आपका 28 दिन 30 दिन पे हर एक 4 वीक पे गर्ल्स के ओवरी के द्वारा एक एक ओवम जो है एक जो है उसको सेक्रेट किया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक 28-30 दिन पे वहां पे स्पर्म जाए और उसको क्या करे, फ्यूज करे। ठीक है, हमेशा वो क्या होते हैं, वो इमेच्योर बन के आपके बाहर आते हैं। तो जब आपका स्पर्म, जब आपका ओवम या एक निकलता है, उस वक्त अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है वहां पे, तो वो एक जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं, लेकिन वो अकेले एक बाहर नहीं निकलेंगे। उस एक को एम्ब्रियो बन के रिसीव करने के लिए जो हमारे यूटेरस का वॉल मोटा हो गया था, जो यूटेरस का क्या हो गया था, वॉल जो है वो मोटा हो गया था, जो ब्लड वेसल्स जो आपके बहुत ज्यादा आपका सप्लाई हो गए थे, वो सब क्या करेंगे, वेजिना के थ्रू बाहर निकलेंगे और इसी को कहते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल फ्लो। इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो। यानी कि जब एक लड़की का ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा, तो वो हमारे ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा, तो फिर वो यूटेरस के वॉल्स जो होते हैं वो मोटे होते हैं, तो थिक वॉल ऑफ यूटेरस और जो भी ब्लड सप्लाई आपका बढ़ गया था, वो सब कुछ आपका ब्लड के फॉर्म में, ब्लीडिंग के फॉर्म में क्या होता है, बॉडी से बाहर निकलता है और इसी डिस्चार्ज को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो। इसी को हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलेंगे। ये ब्लीडिंग जो होता है ये आपके इसलिए होता है क्योंकि जो आपका थिक वॉल बन गया था, जो यूटेरस में थिक वॉल बन गया था, वो थिक वॉल टूटता है, फटता है और थिक वॉल में जो टूटना होता है, ब्रेकडाउन जो होता है थिक वॉल्स का, वो आप यूटेरस के अंदर, ठीक है, इसी से ये ब्लीडिंग होता है। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, तो मेंस्ट्रुएशन बोलेंगे। जो आपका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, एक लड़की का जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ठीक है, प्यूबर्टी के दौरान होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो के आपके स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, मेनार्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेनार्क बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए The entire process of ovulation, thickening of uterine wall and menstruation is called menstrual cycle। यानी कि ये menstrual cycle क्या होता है, तो हमारा ये जो इंटायर प्रोसेस है कि आपका ये ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन का मतलब कि ओवरी के द्वारा आपके ओवम को क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। तो ओवरी के द्वारा जब ओवम को रिलीज किया जाता है, एक को रिलीज किया जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। जब ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन होने के बाद आपका यूटेरस में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। यूटेरस क्या करता है, अपने वॉल्स को क्या करता है, थिक करता है और अपने वॉल्स में ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। तो इन सबके कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, तो वही जब आपका एग या ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा, तो फिर वो उस मोटे थिक वॉल्स में क्या होगा, आपका ब्रेकडाउन होगा, जो ब्लड के साथ वो क्या होगा, ओवम बाहर निकलेगा और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो हर एक 28 डे पे यानी हर एक 4 वीक पे एक बार आपका होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि हर एक 4 वीक पे आपके इच ओवरी के द्वारा एक एक ओवम को या एक को क्या किया जाता है, सेक्रेट कराया जाता है। ठीक है, लड़कियां जो होती हैं ये आपका प्रिपेयर होती हैं किसके लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, और क्योंकि इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो साइकिल ट्रैक है ये क्या होता है, पता चल जाता है कि हाँ ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो आपका टाइमिंग है ये आपका कब कब होता है। नेक्स्ट है, in the beginning the menstrual cycle may be irregular but it becomes regular after some month. The menstrual cycle stops in women at the age of about 45 to 50 years. The stoppage of menstrual cycle is called menopause. ठीक है, शुरुआत में जब लड़कियों का यानी मेनार्क के टाइम में, जब अभी जस्ट आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, उस वक्त ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं ये थोड़ा सा इरेगुलर होते हैं और बाद में चल के कुछ महीनों बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं पूरी तरीके से रेगुलर हो जाते हैं। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं ये 45 से 50 साल के
45 से 50 साल के बाद पूरी तरीके से आपका जाके बंद हो जाते हैं। अब जब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है एक वुमेन का, उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ तो उसको हम लोग क्या बोले थे, मेनार्क के नाम से जाने थे, और जो लास्ट में आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका स्टॉप होता है, बंद होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेनोपॉज के नाम से जानते थे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर आपका सेक्स डिटर्मिनेशन आपका किस प्रकार से होता है। तो देखिए हम लोग अभी चैप्टर 6 में सेल पढ़े, चैप्टर 7 में आपका क्या पढ़े, रिप्रोडक्शन पढ़े। तो सेल में हम लोग ये पढ़े थे कि हमारे सेल में जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं, यानी क्रोमोजोम होता है। क्रोमोजोम जो होता है, ठीक है, अब ये क्रोमोजोम हमारे बॉडी के अंदर कितना होता है, ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर हमारे बॉडी के पास टोटल आपके 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, मेल के पास भी, और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम जो होते हैं ये आपके फीमेल के पास भी होते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो 23rd यानी लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोजोम जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोजोम होता है उसमें दो तरह, अब क्रोमोजोम हमेशा पेयर में होते हैं, तो मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोजोम होता है उसमें दो तरह के क्रोमोजोम होते हैं, एक आपका एक्स क्रोमोजोम होता है और एक आपका वाई क्रोमोजोम होता है। ठीक है, और वहीं पे फीमेल के अंदर जो क्रोमोजोम का सेटअप होता है, सेक्स क्रोमोजोम का सेटअप, वो दोनों एक्स ही होता है, तो इसलिए फीमेल का जो क्रोमोजोम होता है वो एक्स टाइप होता है, और मेल का जो सेक्स क्रोमोजोम होता है वो एक वाई टाइप का होता है। ठीक है, यानी कि मेल का क्या हो गया, मेल का जो आपका सेक्स क्रोमोजोम का सेटअप हुआ वो क्या हुआ आपका, चलिए मेल के जो आपके सेक्स क्रोमोजोम को सेटअप हुआ वो आपका एक्स वाई हो गए, और फीमेल के जो आपके क्रोमोजोम को सेटअप हुआ वो क्या हो गए, एक्स हो गए। ठीक है, अब आपका क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है तो कभी भी चाहे वो सेक्स क्रोमोजोम हो या कोई भी आपका जीन का क्रोमोजोम हो, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन के दौरान होते तो पेयर में है, लेकिन निकलते वो क्या है, सिंगल है। सिंगल आपका निकलेगा मेल में से और सिंगल ही कैरेक्टर निकलेगा किसमें, फीमेल में से, तब जाके वो फर्टिलाइज करके फिर वो बेबी के अंदर क्या हो जाएगा, पेयर में हो जाएगा। ठीक है, तो इन फीमेल क्या होता है समझ गया। अब आपका जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उस वक्त आपके मेल में से क्या आएगा, अगर एक्स आ सकता है और मेल में से क्या आएगा, वाई आ सकता है। ठीक है, तो मेल में से एक्स वाई दोनों आ सकते हैं, लेकिन फीमेल में से हमेशा क्या आएगा, एक्स और एक्स ही आएगा। तो अगर मेल से एक्स आ रहा है और फीमेल से एक्स आ रहा है तो आपका बेबी का क्रोमोजोम क्या हो गया, एक्स। तो बेबी में अगर क्रोमोजोम एक्स है तो वो बेबी आपका क्या होगी, तो बेबी गर्ल हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, बेबी गर्ल हो जाएगी। ठीक है, और अगर मेल से वाई आ रहा है, फीमेल से एक्स आ रहा है, तो फिर वो एक्स वाई होगा, और ये जो होगा वो बेबी बॉय हो जाएगा। ठीक है, ये बेबी कैसा होगा, बॉय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फादर में एक्स वाई हो गया, मदर में एक्स एस हो गया, और फादर से अगर एक्स आता है तो मदर से भी एक्स ही आएगा, और एक्स एक्स मिलके बेटी हो जाएगी, यानी डॉटर बनेगी। और फादर से अगर एक्स आता है और मदर से अगर वाई आता है, फादर से वाई आता है, मदर से एक्स आता है, तो एक्स वाई यानी कि बेटा। ठीक है, इस प्रकार से बेटा बेटी यानी सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है, हमारे जो बेबी है, जो ऑफस्प्रिंग है, जो यंग वंस हैं, उनका सेक्स डिटर्मिनेशन किस प्रकार से होगा, यानी कि वो लड़का होता है या लड़की होती है, तो किस प्रकार से डिटरमाइन होता है, वो आपका यही आपका कंसेप्ट है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो हेल्थ जो होता है आपका, हेल्थ को क्या कह सकते हो, तो हेल्थ बेसिकली आपका एक कंप्लीट मेंटल, फिजिकल और सोशल वेलबींग है। ठीक है, जब आपका इंसान कोई कंप्लीटली मेंटल तरीके से, फिजिकल तरीके से, सोशली तरीके से अच्छा होता है तो हम लोग बोलते हैं कि उस इंसान का हेल्थ जो है वो क्या है, अच्छा है। तो एक पर्सन जो है उसका गुड हेल्थ हम कब बोलेंगे, तो जो पर्सन का हेल्थ हम गुड कब बोलेंगे, जब पूरी तरीके से आपका किसी डिजीज से फ्री हो, सोशल और साइकोलॉजिकल टेंशन से फ्री हो, मेंटल प्रॉब्लम से फ्री हो, फिजिकल हैंडीकैप ना हो। ठीक है, इन सब चीजों से पूरी तरीके से अगर वो फ्री होता है तो हम बोलते हैं कि इंसान जो है वो पूरी तरीके से क्या है, हेल्थ है। ठीक है, हेल्दी है। एडोलसेंस के टाइम, ठीक है, जो आपके चिल्ड्रन होते हैं उनको स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है। स्पेशल अटेंशन किस रिस्पेक्ट में, तो डाइट के रिस्पेक्ट में, पर्सनल हाइजीन के रिस्पेक्ट में, फिजिकल एक्सरसाइज के रिस्पेक्ट में, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे उनको हेल्दी रहना हो। क्योंकि अगर वो एडोलसेंस के टाइम में हेल्दी नहीं रहेंगे तो एडोलसेंस ही वो ऐसा वक्त है जब उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और उनके बॉडी में इतने सारे चेंजेस को करने के लिए या इतने सारे चेंजेस को होने के लिए उनको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, उनको हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंट्स में।
कि हमारे एडोसेंट में या एडोसेंट का न्यूट्रिशनल नीड क्या होता है। न्यूट्रिशनल नीड का मतलब कि कितना अमाउंट में कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो एडोसेंट्स को चाहिए अच्छी तरीके से हेल्दी रहने के लिए। ठीक है, तो देखें, each individual should take balanced diet to stay healthy। हर एक इंडिविजुअल को हेल्दी रहने के लिए क्या करना होगा, बैलेंस डाइट को टेक करना होगा। ठीक है, एक टिपिकल बैलेंस डाइट जो होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो एक टिपिकल बैलेंस डाइट जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट 60% होना चाहिए, फैट्स 15% होना चाहिए, प्रोटीन 2.25% होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, रफेज होना चाहिए, ये सब आपका अगर, और सफिशिएंट अमाउंट में वाटर होना चाहिए। तो ये सब अगर आपके कंपोनेंट्स हमारे फूड में हैं और इतने अमाउंट में है, तब जाके उस फूड को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल इंडियन मील है, ये ट्रेडिशनल इंडियन मील को हम लोग क्या कह सकते हैं, बैलेंस डाइट कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आपके सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब कुछ बातों को हमको ध्यान में रखना होगा, जिस बातों को हम लोग अपने एडोसेंट के टाइम जब हम न्यूट्रिशनल नीड की जरूरत है, तो हम लोग उस न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करने के लिए अपने एडोसेंस के टाइम हम किन किन पॉइंट को अपने दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है इंक्लूड प्लेंटी ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इन द डाइट। जो आपका डाइट है उसमें आप बहुत ज्यादा मात्रा में दूध लीजिए, दूध पीजिए, और दूध का ही दूध से बना हुआ प्रोडक्ट ही क्या कीजिए, आप लोग अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। दूसरा, फ्रेश फ्रूट खाइए। ठीक है, डाइट में अपने क्या ऐड कीजिए, फ्रेश फ्रूट को ऐड कीजिए, हरे सब्जी को ऐड कीजिए, और जंक फूड से बचिए। जंक फूड जितना खाओगे उतना आपके हेल्थ के लिए जो है वो नुकसानदायक होगा, तो ज्यादा जंक फूड आपको नहीं खाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल हाइजीन के बारे में, कि एक लड़का या एक लड़की जो है वो पर्सनल तरीके से, पर्सनल लेवल पे अपने आप को किस तरीके से हेल्दी, अच्छी तरीके से अपने आप को रख सकता है। ठीक है, द बेसिक एम ऑफ मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन इज टू कीप द बैक्टीरिया एंड अदर हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिम्स अवे फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी और इन्फेक्टिंग द फूड कंज्यूम्ड बाय द अस। ठीक है, तो सबसे पहला हम बात करेंगे पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होता है। तो पर्सनल हाइजीन का जो बेसिक एम होता है वो ये होता है कि हमारे जो एक लड़का या एक लड़की जो है उनकी बॉडी से बैक्टीरिया या अदर हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिम्स जो है, जिसको पैथोजेन कहते हैं, वो उनके बॉडी से क्या रहे, दूर रहे। साथ ही साथ उनका बॉडी जो है वो आपके इन्फेक्टिंग फूड से क्या हो पाए, दूर हो पाए। इन्फेक्टेड फूड वो कंज्यूम ना करें, अच्छा फूड खाएं, अच्छे तरीके से बैलेंस डाइट का क्या करें, सेवन करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कि रोज वो क्या करें, नहाए, रोज उनको नहाना चाहिए। साथ ही साथ सारे बॉडी पार्ट जो है उनको अच्छे तरीके से धोना चाहिए एवरीडे। ठीक है, और जो भी वो अंडर गारमेंट्स पहनते हैं वो अंडर गारमेंट्स प्रतिदिन चेंज कीजिए, प्रतिदिन वो धुला हुआ होना चाहिए। ठीक है, कीप ऑल द बॉडी क्लीन बाय टेकिंग बाथ डेली। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स आपका ये पर्सनल हाइजीन में है, जिस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, जिस काम को करते हुए एक लड़का या एक लड़की जो है वो पर्सनल लेवल पे अपने आप को क्या कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से स्वस्थ रख सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि नहाने के वक्त, बात करने के बाद सभी पार्ट्स को, अपने बॉडी के सभी पार्ट्स को अच्छे से अच्छे तरीके से धोना चाहिए। हमेशा अपने हाथ को साफ कीजिए। ठीक है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद अपने हाथ को अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। अब अपने दांत को साफ कीजिए। ठीक है, अपने माउथ को धोइए। जब भी खाना खाइए तो दांत साफ कीजिए, कुल्ला करके अपने माउथ के अंदर के एरिया को क्या कीजिए, धोया कीजिए। ठीक है, अपने कपड़े को हमेशा चेंज करते रहिए। ठीक है, और कपड़ों के चेंज करने का मतलब कि खास प्रकार ज्यादा ध्यान आपको रखना है किस पे, अपने अंडर गारमेंट्स पे, क्योंकि अंडर गारमेंट्स का जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, वहां से बीमारी फैलने के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखना है, खास करके अपने अंडर गारमेंट्स को जो है वो प्रतिदिन धोना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है, क्लीन टॉयलेट का यूज कीजिए। क्लीन टॉयलेट का यूज करने से आपका जो आप डिसइंफेक्शन हो पाएगा, इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं होगा। टॉयलेट को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, हमेशा आप क्या करिए, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए मॉर्निंग के टाइम में। ठीक है, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं। इस सब से होता क्या है कि बहुत ज्यादा मात्रा में पसीना निकलता है, और जब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपकी बॉडी से क्या करेगा, पसीना निकलेगा, तो वो पसीना बाहर निकल के आपकी बॉडी को क्या करेगा, पूरी तरीके से स्वस्थ रखेगा, आपके चेहरे पे लाइट लाएगा, फैट नहीं होने देगा। ठीक है, हमेशा आपको एक्टिव रखेगा, फुर्ती रखेगा, हमेशा आपकी बॉडी में फुर्तीलापन रखेगा। ठीक है, ये सब चीज करना चाहिए। एवरी प्लेइंग, इवन प्लेइंग बैडमिंटन, वॉलीबॉल एंड गिव यू स्ट्रेंथ टुडे
सफिशिएंट फिजिकल फिटनेस, ठीक है। तो कोई ना कोई आउटडोर गेम खेलिए, आउटडोर गेम खेलना बहुत जरूरी है। आप वॉलीबॉल खेलिए, आप फुटबॉल खेलिए, ठीक है, आप बैडमिंटन खेलिए। ये सब क्या कर सकता है, ये आपको गेम का भी इंजॉयमेंट कराएगा, साथ ही साथ आपकी बॉडी को क्या करेगा, एक फिजिकल एक्सरसाइज को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हमेशा ड्रग से दूर रहिए, हमेशा ड्रग से, बहुत ही बेकार चीज है। अक्सर देखते हैं कि टीनेज में बच्चे बहक जाते हैं और ड्रग से अपना रिश्ता बना लेते हैं। ड्रग से हमेशा दूर रहना चाहिए, ठीक है। एडोलेसेंस स्टेज वेयर एन इंडिविजुअल कैन फेस एंजाइटी एंड कैन बी क्यूरियस। Some individuals from your peer group may suggest you to take drugs, smoke for pleasure or to get relief from any kind of tension or anxiety. This should be avoided as they cause harm to the body. तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि एडोलेसेंस के टाइम बहुत सारे ऐसे लड़के या लड़कियां जो होती हैं वो एंजाइटी को, क्यूरियस को या बहुत ही स्ट्रेस को फील करते हैं, किसी अलग अलग प्रॉब्लम से क्या करते हैं, फील करते हैं। तो हम लोग में से कुछ ऐसे दोस्त होते हैं कि हमको सजेस्ट करते हैं कि ड्रग्स लो, स्मोकिंग करो, ठीक है, ये ड्रिंकिंग करो, जिससे क्या होगा, तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा, ठीक है। तो माना कि थोड़े देर के लिए जब आप उसको इनटेक करो, जब तक उसका इफेक्ट आपके बॉडी पे रह रहा है, उतने देर के लिए आप स्ट्रेस फील तो हो जाओगे, स्ट्रेस फ्री तो हो जाओगे, आप उस चीज को भूल सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। लेकिन उसके बाद वो जो आपके बॉडी के ऊपर बहुत ही बेकार इंपैक्ट करेगा, आपके लंग्स को खत्म करेगा, आपके लिवर किडनी को खत्म करेगा, ठीक है, आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को पूरी तरीके से तहस नहस कर देगा। तो वो जो है आपके बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव डालता है। तो हमेशा स्मोक से, ड्रग्स से, वाइन से, इन सब चीजों से हमेशा दूर रहिए, हमेशा दूर रहिए, ठीक है। चलिए, इतना टेंशन है तो देखिए, कभी भी टेंशन हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो सबसे अच्छा उपाय है कि दोस्तों के साथ टाइम बिताइए, घर वालों के साथ टाइम बिताइए, फ्रेंड से बात कीजिए, पापा से बात कीजिए, मम्मी से बात कीजिए। टाइम स्पेंड जितना आप करिएगा उतना ज्यादा ये स्ट्रेस जो है वो कम होगा, ठीक है, ना कि आपका ड्रग्स लेने से, स्मोकिंग करने से या वाइन पीने से आपका ये सब चीज होगा, ठीक है। चलिए, अब एड्स क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो एड्स ये डिजीज विच इज कॉज्ड बाय एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस के द्वारा आपका एक डिजीज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। ये वायरस जो होता है पूरी तरीके से आपके नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को, यानी आपके ये इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और आपकी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज होता है तो वो डिजीज फिर छूटने का नाम नहीं लेता है, और आपकी बॉडी में बहुत सारी संख्या में जो बीमारियां हैं वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। द वेज बाय विच दिस वायरस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए नॉर्मल पर्सन आर। आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि ये जो एड्स बीमारी यानी कि एचआईवी वायरस के द्वारा ये जो बीमारी फैलाई जाती है, ये किस किस तरीके से ये आपके पास पहुंच सकती है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि शेयरिंग द नीडल of the syringe for injecting drugs। मान लीजिए किसी इंसान को एड्स हुआ है, उस इंसान ने जो भी आपके सिरिंज का यूज किया अपने अंदर ड्रग्स को डालने के लिए, आप उसी सिरिंज से अपने अंदर भी क्या कर रहे हो, ड्रग्स को डाल रहे हो। तो एक हेल्दी पर्सन भी अगर उसी सिरिंज से ड्रग्स को डालेगा तो इस तरीके से एचआईवी वायरस जो है वो उस हेल्दी पर्सन के अंदर आ जाने की संभावना होती है, ठीक है। साथ ही साथ अगर कोई माता है, कोई मदर है जिनको एड्स है, ठीक है, तो उनके इन्फेंट में, यानी कि उनका जो इन्फेंट होगा, उनके जो बच्चे होंगे, उनके अंदर भी क्या होगा, ये एड्स बीमारी जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। साथ ही साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई पर्सन, कोई गर्ल या कोई बॉय जो है वो एड्स से इन्फेक्टेड है, तो बिना किसी प्रोटेक्शन से अगर उसके साथ आप सेक्सुअल कांटेक्ट को करते हैं तो उससे भी आपके एचआईवी वायरस जो है वो आपकी बॉडी में आ सकता है, और आप हेल्दी होने के बाद भी आप क्या कर सकते हो, आपके बॉडी में एड्स बीमारी हो सकता है, ठीक है। चलिए, देयर इज नो वैक्सीन और मेडिसिन फॉर एड्स सो फार, सो इट इज स्टैंड्स टुडे एड्स इज प्रिवेंटिव डिजीज, ठीक है। इसके लिए एड्स को ठीक करने के लिए कोई वैक्सीन या कोई मेडिसिन जो है वो आप नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग एड्स को क्या कर सकते हैं, बस प्रिवेंट कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। तो हाउ टू प्रिवेंट एड्स, यानी एड्स को हम लोग किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है ये प्रिवेंट करने का, यूज डिस्पोजल सिरिंज। हमेशा डिस्पोजल सिरिंज का यूज कीजिए। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो दैट स्टार्ट्स अ पिवट, द गेट ब्लड फ्रॉम रजिस्टर्ड ब्लड बैंक फॉर द ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। chemicals substances released by the endocrine glands have safe and protected sex। ये सब कुछ पॉइंट है जिस पॉइंट्स को करके आप एड्स को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी आप सेफली और प्रोटेक्टेड सेक्स को करिए। एचआईवी इन्फेक्टेड मदर, ठीक है, ये अपने बेबी को दूध ना पिलाएं, ये कहीं अलग से दूध का व्यवस्था करें। तो ये सब कुछ आपके ऐसे पॉइंट हैं जिस पॉइंट को आपको याद करना होगा कि किस पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, एड्स बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम लोग का ये चैप्टर है, यानी ये जो हम लोग पार्ट 2 था इस चैप्टर का, यहाँ पे आके पूरी तरीके से क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब आप लोग से हम फिर मिलेंगे इसी साइंस बुक के अगले चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मन लगा के पढ़ाई करिए।